मोटरवे M2 कलर का हार्ट सेक्शन की एक वीडियो जो है वो पिक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सीधी रोड ही क्यों नहीं बना ली, वाई दे कीप ऑन टर्निंग दिस रोड लाइक दिस। तो ये सब चीजें आपकी अलाइनमेंट में ही डिफाइन होती है। दिस इज द ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन ही आपका डिफाइन करेगा कि आपकी जो रोड है उसने किस किस तरफ से बेंड लेना है, कहाँ पे उसका जो है वो स्लोप अपवर्ड होगा, कहाँ पे स्लोप डाउनवर्ड होगा, और किन किन सिटीज को वो टच करेगी। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह की इस पे आ जाती है चीजें। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन बेसिकली आपकी रोड की ज्योमेट्री से डील करता है। ज्योमेट्री आपको खुद भी पता है कि हमारे स्लोप्स के एंगल्स क्या होंगे, हमारी रोड की कर्व्स कैसी होगी, उनके रेडियाई कैसे होंगे। सो यू हैव टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। तो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले ज्योमेट्रिक डिजाइन, अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं, जैसे मैंने आपको उसमें समझा दिया, तो इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द लेआउट। आपने सबसे पहले अपने रोड का लेआउट डिजाइन करना होता है कि रोड कहाँ कहाँ से गुजरते हुए किस किस एरिया को टच करेगी। एट द फीचर विजिबल ऑन द हाईवे। अब विजिबल जो आपकी फीचर जो विजिबल है उनके अंदर आपकी विजिबिलिटी कैसे हो सकती है कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं एंड यू आर पासिंग थ्रू अ हिली एरिया। तो आपके पास कुछ कर्व्स ऐसी भी आती है कि आप टॉप से जाके बॉटम की तरफ जाते हैं तो आपको टॉप पे जाके नजर नहीं आता कि आगे रोड पे क्या है। सिमिलरली जब यू टेक अ टर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड यू हैव वन साइड हिल एंड द अदर साइड यू हैव द वैली, तो कभी कभार कुछ शार्प कर्व्स ऐसे भी आते हैं कि जहाँ पे आपको मिरर्स लगा के देखना पड़ता है कि इस कर्व के बाद दूसरी रोड के मतलब उस तरफ कौन सी गाड़ी आ रही है। सो विजिबिलिटी तो वहां पर भी आपकी आ जाती है। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर पहली चीज ये है कि आप लेआउट डिटरमिन करेंगे, रोड ने कहाँ से कहाँ जा रहा है, विजिबिलिटी से रिलेटेड उसके इश्यूज आएंगे, और वो एम्फिसाइज करेगा कि जो आपका ड्राइवर है ना, ड्राइवर वो कितनी आसानी से गाड़ी चला सकता है, पहली बात। ठीक है, आप उसकी नीड्स को पूरा करेंगे। दूसरा, आप उसकी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। आप अलाइनमेंट बना तो ऐसी देते हैं रोड की कि आपने फॉर एग्जांपल हिली एरिया के ऊपर रोड बना दी है, और एक आप बरी की मिसाल ले ले तो बरी के अंदर आपकी एक रोड जो है वो बरी एक्सप्रेसवे वाली बनी हुई है, दूसरी आपकी ओल्ड रोड है। सिमिलरली बरी एक्सप्रेसवे के अंदर भी आप एक पॉइंट पे जाके आप लाजमी नहीं है कि जहाँ पे जाके वो खत्म हो लो टोपा के ऊपर वहीं पे जाके आप इसको छोड़े। आपने अगर बरी जा रहे हैं तो आप बीच में से भी एक जगह से एक्सप्रेसवे से ऊपर चढ़ सकते हैं। तो दो तीन तरह के रूट्स बनाए गए हैं। अगर आप एक्सप्रेसवे से जाएंगे तो एक्सप्रेसवे की जो रोड है आपकी वो आपको ज़्यादा उस पर शार्प कर्व्स भी नहीं मिलेंगे, आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली लोअर टॉप तक आप ऐसे ही चले जाएंगे। इसके बरक्स अगर आप उसको बीच में से छोड़ के बरी के लिए जो रास्ता एक निकलता है उससे अगर जाएंगे तो वहां पे बहुत शार्प कर्व्स है और स्टीप स्लोप्स है। तो वहां पे ड्राइवर के लिए अगर कोई गाड़ी पावरफुल ना हो तो वहां पे चलाना इशू है थोड़ा सा। तो आपने इस पे सब चीजें देखनी है कि पहली बात ये कि ये सेटिस्फाई करता हो नीड्स ऑफ द ड्राइवर, दूसरा उसकी सेफ्टी को भी इंश्योर करे, तीसरा उसके कंफर्ट को वाइल ड्राइविंग। तो आपने अलाइनमेंट में इन तीन चार चीजों को जहन में रखना होता है क्या, ज्योमेट्रिक डिजाइन को। इसके अलावा जो अदर फैक्टर है वो बेस्ड करते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। अगर आपने दो सिटीज को मिलाना है और बीच में आपके पास एक जो है वो पहाड़ी इलाका लाजमी है ही, आप उसको छोड़ नहीं सकते और आप उसमें से पास करना ही करना है, तो फिर आप उसके लिए जाहिर सी बात है वैसा डिजाइन बनाएंगे कि आप बड़ा आसानी से गुजार सके। और किसी प्रोजेक्ट के अंदर थ्रू आउट आपका प्लेन एरिया है जिसके अंदर साइड रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, तो यू कैन इवन कंस्ट्रक्ट 100 किलोमीटर ऑफ द स्ट्रेट रोड। वो आपके लिए पॉसिबिलिटी हर जगह मौजूद है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं और किस प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी वेरी करता है, एट प्लेस टू प्लेस भी ये चीज़ वेरी करती है। सो द ज्योमेट्रिक डिजाइन बेसिकली हैव फॉलोइंग मेन फीचर्स, जिसके अंदर पहली आपकी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, जो मैं आपको, अगर आपको याद हो तो पिछली मेरे लेक्चर में क्रॉस सेक्शन एलिमेंट सारे पढ़ाए हैं। प्रोप्स कैसी होगी, लाइन विड्थ क्या होगी, शोल्डर्स, मीडियंस, और वो सारी चीज़ें। ग्रेडियंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है आपकी स्लोप, लाइक आपकी रोड अप पे कितने परसेंट पे जाएगी, ये भी ग्रेडियंट है, ये भी ग्रेडियंट है। ठीक है, एक ग्रेडियंट इस तरह का डाउन स्लोप है, एक ग्रेडियंट आपका डाउन स्लोप थोड़ा सा हल्का है। तो परसेंटेज क्या आपने अपना स्लोप 2% रखना है, 4% रखना है, और ये नेगेटिव पे चल रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव पे जाते हैं तो आपने स्लोप
2% रखता है या 6% रखता है, ये सब ग्रेडियंट्स पे आता है। आपने स्लोप कैसे डिफाइन करने हैं, आपने आपकी गाड़ी अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है। अपवर्ड जाने के लिए अलग ग्रेडियंट्स की एक परसेंटेज फिक्स है, डाउनवर्ड जाने के लिए अलग फिक्स है। फिर आपके जो रोड के ऊपर इंटरसेक्शंस आएंगे, हाउ यू विल बी डीलिंग विद दीज इंटरसेक्शंस। आपके जाहिर सी बात है मोटरवेज के ऊपर अगर आप देखें तो जो इंटरसेक्शंस है वो ग्रेड सेपरेटेड है। ग्रेड सेपरेटेड से मुराद ये कि आपको मोटरवे पे किसी किस्म का कोई ये टेंशन नहीं होती कि मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा या कोई चौक आ जाएगा। आपको पता है कि जो ट्रैफिक ऊपर से गुजर रही है उसके लिए अलग रास्ता है, जो ट्रैफिक सीधी जा रही है उसके लिए अलग है। सिमिलर हम लोग अपने बड़ी सिटीज के अंदर भी यही कुछ करते हैं। फोर्थ वन इज द कंसिडरेशन ऑफ साइड डिस्टेंस, जो बात मैंने आपको स्टार्ट में की। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको अक्सर इशू ये आता है कि पहाड़ी इलाके के अंदर किसी मोड़ पे आपको नजर नहीं आ रहा होता कि दूसरी तरफ कौन सी गाड़ी है। और कभी ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी किसी वर्टिकल स्लोप से यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो आप रोड को छू जा रही होती है, उस पर रोड ऐसे जा रहा होता है। जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो यू कैट सी कि इधर कौन सी गाड़ी आ रही है। साइड की आपकी डिस्टेंस वाला इशू शुरू होते हैं। तो साइड डिस्टेंस को जाना भी बड़ा जरूरी है, और रोड को डिजाइन ऐसे ही करना चाहिए कि आपके ड्राइवर को इतना टाइम मिल जाए कि जब उसको कोई गाड़ी नजर आए तो वो ब्रेक लगा सके। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने इस ज्योमेट्रिक डिजाइन में देखनी होती है। ज्योमेट्रिक डिजाइन तो हाईवे बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये किस चीजों से इन्फ्लुएंस होता है या किस चीज के ऊपर असरदार होती है। पहली चीज इसके अंदर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल। हर व्हीकल का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है। आप जिस रोड पर जाकर करे जा रहे हैं उसके ऊपर आपने किस किस्म की ट्रैफिक को अलाउ करना है, किस तरह की व्हीकल उसके ऊपर लगे जो है वो गुजरेगी। और अगर उसके ऊपर आपकी हैवी ट्रैफिक है और आपकी ट्रैफिक लोडेड होकर आ रही है और आपने इतना स्टीप स्लोप दे दिया है कि उनके लिए तो चढ़ना ही मुश्किल हो गया उसके ऊपर, और they have to consume a lot of fuel. तो फ्यूल कंजप्शन इज वन इशू। डेफिनेटली द सेफ्टी इज अनदर इशू कि मे बी वो वहां से इस पे। द थर्ड वन इज द वेयर एंड टेयर इशूज कि आपकी जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो भी बढ़ जाएंगे। तो व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखना बड़ा जरूरी है। व्हाट सॉर्ट ऑफ व्हीकल डू वी हैव ऑन दैट रोड। अगर आप कोई गांव की रोड बना रहे हैं जिसके ऊपर आपको पता है ट्रक्स नहीं गुजर रहे, तो यू कैन मैनेज कि आप ज्यादा स्टीप स्लोप देके भी काम चला लें। But if you are dealing with the highways and the motorways, where you expect a number of heavy traffic, like dumpers and all those carriages with the heavy weights, and definitely going to uh, transfer these goods in between the cities, तो उसके लिए आपको फिर उसी हिसाब से ग्रेड बनाने होंगे। ज्योमेट्रिक डिजाइन भी वैसे ही बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें मोटरवे की, तो लाहौर अगर आप जीटी रोड से जाए इस्लामाबाद से या पीडी से लाहौर और फिर मोटरवे से जाए, तो दोनों के डिस्टेंस में भी फर्क है। मोटरवे का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपने वो चीज़ भी देख ली है कि जो रोड यूज़र है वो इस चीज़ का भी ख्याल करेगा कि मुझे कहाँ से डिस्टेंस कम पड़ रहा है, कहाँ से ज़्यादा पड़ रहा है। वो अलग बात है कि आपकी मोटरवे पे वो डिस्टेंस कंपनसेट हो जाता है कि यू डोंट हैव टू अप्लाई दैट मच ब्रेक्स, एंड आपको छोटे गेयर्स में गाड़ी नहीं चलानी पड़ती। बट फिर भी you have to keep these things in mind. Second thing is the behavior of the driver. ड्राइवर का बिहेवियर और सेकंड ड्राइवर की साइकोलॉजी, ये दोनों काफी हद तक मिलते जुलते पॉइंट्स हैं। इशू ये है कि जब आप रोड डिजाइन कर रहे होते हैं तो जैसे साइड डिस्टेंस की बात हुई कि आपके पास कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पे आपको नजर नहीं आ रहा होता कि रोड किस तरफ जा रही है, गाड़ी आगे से आ रही है कि नहीं आ रही। या अगर इवन के स्ट्रेट रोड भी है तो उसके ऊपर भी आपको कितनी दूर से वो चीज़ नजर आना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास रोड के बीच में कोई चीज़ आपको नजर आई एंड यू हैव टू अप्लाई ब्रेक्स, तो ये परसेप्शन टाइप जो है ये भी डिफर करता है फ्रॉम ड्राइवर टू ड्राइवर, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपके जो यंग एज वाले हैं उनका परसेप्शन टाइप थोड़ा जल्दी होगा, वो जल्दी ब्रेक लगा लेंगे। जो आपके थोड़े से ओल्ड एज वाले हैं उनका परसेप्शन टाइप कब होगा, रिएक्शन टाइप कब होगा, सॉरी रिएक्शन टाइप ज्यादा होगा, और वो ब्रेक अप्लाई करने में उस चीज को समझने में शायद कुछ सेकंड्स का फर्क हो एज कम्पेयर टू द यंग वन। तो ड्राइवर के कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंस के काबिल है आपकी ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर। रोड यूजर्स की जो एजेस है आपकी वो क्या होगी, या वो किस तरह के रोड यूजर्स होंगे, उनकी साइकी क्या है, किस इलाके के अंदर क्या ट्रेंड्स है, तो वो सब चीज़ों को देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक बंदा कहता है कि जी मैं तो मोटरवे से नहीं जाता क्योंकि जो जीटी रोड है उसके ऊपर लाइक 300 किलोमीटर है, जीटी रोड के मोटरवे के ऊपर 450 किलोमीटर का रास्ता है, तो 150 किलोमीटर जो है वो तो एक्स्ट्रा हो गया।
तो ये साइकोलॉजी बेस्ड है। अब उनको ये चीज़ आइडिया नहीं हो रहा कि जो 150 किलोमीटर ज़्यादा है उस पर आप स्पीड ज़्यादा लगा सकते हैं, आप उस पर टाइम सेव कर सकते हैं, फ्यूल कंजप्शन भी काफ़ी हद तक आप सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, फिर वो टैक्स के बारे में शायद सोचें। तो यू हैव टू डील विद ऑल दीज थिंग्स कि ड्राइवर का बिहेवियर और उनकी साइकोलॉजी ये क्या है। ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रैफिक आ रही है, मिक्स ट्रैफिक है या आपकी जो ट्रैफिक आ रही है वो उसके अंदर रोड यूजर्स किस तरह के हैं, आपके जो ट्रैफिक टाइमिंग है वो किस तरह की है, और रोड यूजर किस जगह पे ज़्यादा प्रेफर जो है वो करना प्रेफर करते जा रहा। ट्रैफिक जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी जो है वो कमर्शियल ट्रैफिक है या नॉर्मल पब्लिक के यूज़ की ट्रैफिक है। सो यू हैव टू ऑल डील विद ऑल दीज थिंग्स। ट्रैफिक वॉल्यूम एट द ट्रैफिक स्पीड। तो द ट्रैफिक वॉल्यूम एट द ट्रैफिक स्पीड जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी आपकी डिपेंड करेगी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आप ये तो सबको पता है कि अगर आपने कोई ऐसी रोड बनानी है जिसके ऊपर आपकी ट्रैफिक स्पीड ज़्यादा हो तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव वाइड कर्व्स। ठीक है, आप मोटरवे के ऊपर गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप 120 की स्पीड के ऊपर भी गाड़ी को आराम से इजीली मोड़ लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जितने मर्जी कर्व्स आ जाए 120 पे भी गाड़ी मुड़ जाती है, 130 पे मुड़ जाती है। उसकी वजह क्या है कि वो डिज़ाइन ही उसी तरह से की गई है। इसके बरक्स अगर आप वही 120 की स्पीड अपने शहरों के अंदर कहीं भी मोड़ काटना हो तो उस पर मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर्व्स ही उतनी स्पीड के लिए डिज़ाइन नहीं की गई। सो ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जिसके अंदर आपने कर्व्स भी देखनी होती है, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट दो तरह के अलाइनमेंट सब करते हैं। तो उसके अंदर ये ट्रैफिक की स्पीड, ट्रैफिक का वॉल्यूम, ये भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस करती है इसको। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर आपके ये 5-6 पॉइंट्स थे जिनको देखते हुए हम मतलब बताते हैं कि ये चीजें आपकी बात भी इशू करेगी। अब आ जाए कि when we are dealing with the geometric design of the highway, बेसिकली हम दो कंपोनेंट्स को डील करते हैं। हाईवे बनाते हुए जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है उसके अंदर पहली चीज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या डिसाइड करेगी कि आपकी जो रोड की कर्व्स है वो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट किस तरह जाएगी। एक सिटी है आपकी इधर, दूसरी सिटी आपकी इधर है, तो अगर आप इसके बीच में ये स्ट्रेट रोड बना रहे हैं तो ये एक अलाइनमेंट है। दूसरी रोड आपकी यहाँ से घूम के आ रही है, ये दूसरी अलाइनमेंट है। तीसरी रोड इस तरह से बन रही है, ये तीसरी अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करूँ। चौथी रोड ऐसे बन रही है। पांचवी रोड जो है वो स्ट्रेट आके घूम के इधर से आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास जितनी भी बढ़ती जाएगी, ये नंबर ऑफ अलाइनमेंट्स आपकी ज़्यादा होती जाएगी। तो डेफिनेटली जो आपका क्या कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर जितने आपके पास ऑप्शन आते जाएंगे उतनी आपकी नंबर ऑफ अलाइनमेंट बढ़ती जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ये डिसाइड करती है कि रोड आपकी हॉरिजॉन्टली कैसे चलेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कैसे चलेगी। अब स्ट्रेट रोड बनाना कभी कभार पॉसिबल इसलिए भी नहीं होता कि रास्ते में पहाड़ आ जाते हैं, तो पहाड़ों के ऊपर आपकी स्ट्रेट रोड कभी नहीं मतलब बना सकते आप, अपने टूर को देख के चलना होता है। दूसरा, आप प्लेन एरिया में है लेकिन आपके पास लैंड एक्वायर नहीं की हुई, तब मसले। आप प्लेन एरिया पे ही है लेकिन आपको लैंड, सॉरी, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो है कोई बिल्डिंग की ऑब्स्ट्रक्शन आ गई बीच पे, तो डेफिनेटली आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इस चीज़ का नाम है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ से जा रहे हैं और अगर आपने रोड बना रही है, बीच में बिल्डिंग है, तो आप इसको कर्व किस तरीके से देंगे और इस कर्व पे स्पीड क्या बराबर रहेगी। मोटरवे पे ये चीज़ें देखी जाती है कि आपकी जो स्पीड है उस हिसाब से कर्व बनाई जाती है। ये तो था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का। इफ यू टॉक अबाउट द वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर आपकी चीज डिसाइड होती है कि अप से डाउन या डाउनग्रेड या अपग्रेड वो कितने परसेंटेज का रखा जाएगा। जब आपकी कार जो है वो किसी भी सरफेस के ऊपर किसी जगह पे मूव करेगी तो डेफिनेटली यू हैव टू डील विद इट। यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल व्यू देखें इसी रोड का, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल व्यू क्या है कि आप प्लेन व्यू ऊपर से देखेंगे, लाइक ये। ठीक है, ऊपर से आप अगर देखें। वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर यही चीज आप जो है वो देखेंगे कि इसकी कर्व्स कैसी हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व, सॉरी, वर्टिकल कर्व्स डाउन ग्रेड है, कितना स्लोप है, अगर अपग्रेड है तो कितना स्लोप है। ये चीजें सारी आपने इसके अंदर देखी होती है।
तो अगर आप इस पिक्चर की बात करें जो मैंने आपको यहीं पे दिखाई थी फ्रंट के अंदर, तो एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है जो कि ये बताती है जो आपके से जितने स्टूडेंट्स ट्रैवल कर चुके होंगे मोटरवे पे और इस जगह पता होगा। एक चीज तो आपकी ये बता रही है कि देखिए आपकी कर्व राइट लेफ्ट हुई, फिर वहां से गोलदारा लेके फिर ये पूरी राइट पे लेफ्ट पे सीधी होगी। एक तो ये अलाइनमेंट है जो आपकी हॉरिजॉन्टली नजर आ रही है ऊपर से लेफ्ट राइट या सर्कुलर फॉर्म में या डिफरेंट कर्व्स को मिला के बनी है, वो कर्व अभी हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज तो देखने में आ रही है कि यहाँ से अगर आप ट्रैवल करना शुरू करें, इस तरफ लाहौर है तो यहाँ से वापस आते हुए ये आपकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये इसके ग्रेड बढ़ रहा है, ग्रेड वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, ये अपग्रेड है। ठीक है, इसके बाद अगर आप वापस आ रहे हैं तो ये चीज डाउनग्रेड है। तो एट द सेम टाइम आपने दो काम किए हुए। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको बता रही है रोड लेफ्ट टू राइट कैसे जाएगी, वर्टिकल अलाइनमेंट आपको बता रही है कि रोड में अप्स एंड डाउन कितने होंगे, अपग्रेड डाउनग्रेड कितनी परसेंटेज पे होगा। तो ये दोनों चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। सर इसी को अगर आप यहाँ पे ऐसे भी देखना चाहे तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आज का लेक्चर है हमारा, उस पर हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को डिस्कस करेंगे कि जब आप रोड की अलाइनमेंट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल कर्व्स आती है। कर्व्स ही बेसिकली आपकी वो चीज़ें जिनको आपने अलाइनमेंट में सबसे ज़्यादा अहमियत देनी होती है और उन्हीं को आप सबसे ज़्यादा जो है इसके अंदर डिज़ाइन करते हैं। तो जब आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में डील कर रहे हो तो दो चीज़ें आपको काफ़ी आएगी देखने को। फर्स्ट थिंग इज द टेंजेंट, सेकंड थिंग इज द कर्व। जो हमारी स्ट्रेट रोड होती है ये आप समझ ले इसको टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट आपको आइडिया होगा कि अगर सर्किल की किसी एक चीज को टच करके आउटर पार्ट को टच करके कोई सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही है तो दैट इज टेंजेंट। तो हम स्ट्रेट लाइंस को या स्ट्रेट रोड को टेंजेंट्स कहते हैं। टेंजेंट टू एनी कर्व लाइक दिस, ठीक है, ये इसका टेंजेंट है। एंड कर्व आप सबको आइडिया है कि हम कैसे कराते हैं, लेफ्ट या राइट जो भी है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसके अंदर भी आपकी एक रोड है जिसकी पिक्चर बनाई हुई है, काफी बड़ी रोड है। और ये मेन अगर मोटरवे अगर आप देखें तो ये रोड जा रही है, ठीक है। और ये इसकी अलाइनमेंट अगर आप ओवरऑल फ्रॉम द एयर देखें तो ये पूरी की पूरी कर्व है जो ऐसे लेके जा रही है इस रोड को इस तरफ। अब एक अलाइनमेंट आपकी ऐसी भी तो हो सकती थी, आप अगर ऐसे बनाना चाहते तो ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली रास्ते में कोई मसला होगा, या आप इसको बैठ करके इस तरह भी लेके जा सकते हैं। लेकिन ये आपने कर्व का रेडियस इतना ही क्यों दिया इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्पीड कितनी रखनी है। आप जिस हद तक स्पीड बढ़ाते जाएंगे, लेवल ऑफ सर्विस बढ़ाते जाएंगे, आपके रेडियाई ऑफ द कर्व भी इंक्रीज होता रहेगा। सर्वे के अंदर आपने रेडियस ऑफ कर्व और ये कर्व वगैरह की टाइप्स पढ़ी हैं सर्वे के अंदर? जी बताएं। आवाज कट रही है, कोई प्लेयर अगर बता सके तो। जी जी सर, मेरी कर्व्स आवाज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। कौन से सब्जेक्ट पे, सर्वे 1 में या 2 में? सर 2 में शायद सर। जी उस पे फिर आपने लैब लैब की है ना सर्वे की, यूजिंग थर्डोलाइट और वो टोटल स्टेशन वगैरह? यस सर की। जी सर। उस जी जी, तो उसके अंदर जो आपकी कर्व्स का एक बकायदा पूरा प्रैक्टिकल होता है जिस पे आपने कर्व ड्रा करनी होती है। तो वो यही चीज होती है कि आपको स्पीड का पता होता है, रेडियाई का पता होता है, उसके हवाले से आप उस चीज को ठीक करके जो है वो कर्व ड्रा करते हैं पूरी की पूरी। तो ये कर्व को कहाँ से गुजारना है हॉरिजॉन्टली, ये डिपेंड करता है कि आप स्पीड कितनी चाह रहे हैं। दूसरा आपकी और फील्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या है, मे बी अब ये इलाका है तो ये लाइट शायद एक्वायर नहीं हो सकी, इस वजह से ये आप नहीं कर रहे। या अगर ये इतना शार्प कर देते तो उस शार्प कर की वजह से इनको स्पीड कम करनी पड़ती। तो ये बहुत सारी इश्यूज इसके अंदर आ सकते हैं। इन सिमिलर वे अगर आप बात करें हिली एरियाज के अंदर तो ये इस तरह की रोड्स तो हमें देखने को मिली है। आप हिली एरिया की तरफ जो भी चला जाए लाइक बरी या नॉर्दर्न एरियाज में, तो दीज आर नॉर्मल थिंग्स फॉर देयर, ठीक है। यहाँ वहाँ पे ये चीज़ आम है कि आपको ये कर्ज दोनों मिलेगी। अब इसके अंदर आपको जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं साइड ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहा था। तो साइड आप जब इधर से एक ड्राइवर जा रहा है तो अब राइट साइड पे जो आपको है कुछ नजर नहीं आ रहा कि आपकी रोड में क्या चीज चल रही है या सामने से कौन सी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। ये आपकी साइड ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। अब साइड डिस्टेंस में क्या इशू है कि जो ड्राइवर इधर से ट्रेवल करके जा रहा है,
डेफिनेटली वो अगर ज़्यादा स्पीड में है और सामने से दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है तो यू विल हैव टू अप्लाई ब्रेक्स। वो परसेप्शन टाइम, रिएक्शन टाइम और फिर उसके हिसाब से कुछ एक्ट कर रहा, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी अलाइनमेंट कैसी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपको नजर आ रही होगी वो ये है कि आपकी रोड के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट हुई हुई है इस पे, कि आपकी रोड लेफ्ट एंड राइट भी कर मूव कर रही है एंड साथ साथ इसका जो ग्रेड है वो भी चेंज हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट जो कर्व है वो उस पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आ गई, और जो चेंज इन द ग्रेड है उसके अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट आ गई। अब जरा बात कर लेते हैं हम कर्व्स की। टेंजेंट और कर्व से क्या मुराद है? टेंजेंट हम आमतौर पे क्या कहते हैं कि किसी सर्कुलर के रेडियाई के अगेंस्ट कोई चीज चल रही हो, वो टेंजेंट का जो रेडियाई है अगर आप वो लेना चाहें तो वो इन्फिनिटी है। ठीक है, उसका तो रेडियाई नहीं है क्योंकि वो ऐसा सर्कल का कोई हिस्सा है कि जिसको आपको आइडिया ही नहीं है, तो टेंजेंट को आप ऐसे ले लेते हैं। कर्व तब भी कोई बनेगी उसका कांस्टेंट रेडियाई होगा, कोई कोई का कोई रेडियस होगा। अगर कर्व एक से ज्यादा है तो दोनों की कंबाइंड रेडियाई या कुछ और होगा, लेकिन अल्टीमेटली कर्व का रेडियस भी हो सकता है, कर्व की लेंथ भी है, कर्व के कंपोनेंट अभी हमने पढ़े हैं। टेंजेंट टू सर्कुलर कर्व क्या होगा कि आपकी रोड स्ट्रेट चल रही है, स्ट्रेट चलने के बाद आगे से कर्व हो जाती है, तो डेफिनेटली इसको आप टेंजेंट कहेंगे और इसके बाद फिर कर्व स्टार्ट होगी। टेंजेंट टू स्पाइरल कर्व और सर्कुलर कर्व, यहाँ पे दो तरह की कर्व्स आ रही है कि आपके पास स्पीड ज्यादा अगर आपकी करनी है तो आप टेंजेंट पे जा रहे थे, टेंजेंट के बाद आपने बीच में जो कर्व दी, असल कर्व आपकी बाद में शुरू होगी, लेकिन उस कर्व से टेंजेंट को मिलाने के लिए बीच में आप एक ट्रांजिशन कर्व भी देते हैं, कि जहाँ पे आपका रेडियाई वेरिएबल होता है। सॉरी, तो वहां पे वो जो कर्व है उसको हम कैसे डील करेंगे ये आप देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर जब आप रोड की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर रहे होते हैं कि आपकी कर्व राइट लेफ्ट या आपकी रोड कहाँ कहाँ से गुजरेगी विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात ही हो रही है, उस पर जो डिजाइन फैक्टर होंगे वो क्या क्या है। पहली चीज डिजाइन स्पीड, मैंने भी आपको मिसाल दी, जितनी स्पीड आप बढ़ाते जाएंगे रेडियस ऑफ कर्व आपको उतना ही बड़ा करना पड़ेगा, वरना आपकी गाड़ी मुड़ ही नहीं सकेगी, क्योंकि स्पीड में वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वो सारी चीजें उसको उठा के जो है वो सर्कल से बाहर फेंकेगी। क्रॉस स्लोप और कैबर, हॉरिजॉन्टल डिजाइन के अंदर अलाइनमेंट के अंदर आपने ये चीज इंश्योर करनी होती है कि अगर आप स्लोप नहीं दे रहे तो आपका पानी की सारा कैसा निकलेगा। एक ड्रेनेज वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास वी हैव थ्री टाइप ऑफ स्लोप, सॉरी टू टाइप्स ऑफ स्लोप, वन इज लॉन्गिट्यूडल स्लोप, अदर वन इज अ ट्रांसवर्स स्लोप। तो लॉन्गिट्यूडल स्लोप बेसिकली डील विद द vertical alignment and the transverse slope is a part of horizontal alignment। इसकी तरह आपने कैबर बना के डिस्कस कर रहा है कि एक रोड है उसमें सेंटर में कैबर दिया तो पानी दोनों तरफ से निकल जाएगा, अगर उसको एक तरफ से कैबर दिया या एक तरफ से उसको लिफ्ट अप कर लिया दूसरी तरफ स्लोप दे दी तो वो ये सारी चीज आपके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की तरह आएगी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हॉरिजॉन्टल कर्व्स डिजायर स्पीड, जाए स्पीड और उसका ताल्लुक आपका फिर हॉरिजॉन्टल कर्व से भी आ जाता है कि आपकी कर्व के रेडियाई क्या होंगे या आपने कर्व जो दे रही है वो किस तरह की कर्व होगी, सर्कुलर कर्व है, ट्रांजिशन कर्व है, कंपाउंड कर्व है। सुपर एलिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर एलिवेशन के अंदर आप ये चीज डिस्कस करते हैं कि आपने जब गाड़ी को एक कर्व के अंदर दौड़ा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो आपकी कार मूव कर रही है उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है जो उसको इनवर्ट पुल कर रही होगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड पुल कर रही होगी। तो आपने अपनी कार को जो है मेंटेन करने के लिए, उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू लिफ्ट अप वन एज ऑफ द रोड लाइक दिस। तो इसके ऊपर जब आपकी कार चलेगी तो जो उसका वेट है वो जो पहले जो लिफ्टर्स आ रहे थे वो अब खत्म होकर जो रिजल्टेंट आपकी फोर्स बनेगी उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होगी, वो चीज़ देखनी पड़ती है। एंड फिर रेडियाई ऑफ सर्कुलर कर्व्स, वो चीज़ वाइडिंग ऑफ पेवमेंट और कर्व्स, जब आपने देखा होगा कर्व आती है तो थोड़ा सा रोड को वाइड किया जाता है क्योंकि अगर गाड़ी आपकी क्या कहते हैं उसको मेन्योर कर रही है या एक तरफ से ट्रैवल करके जो है वो कर्व में चल रही है तो मे भी उसको थोड़ा सा बड़ा पास चाहिए होगा वुडे के लिए, तो कर्व्स के अंदर आप रोड की वाइडिंग भी करते हैं। और ट्रांजिशन एट कर्व कैसे होगी, या आप टेंजेंट से कर्व को मिला रहे हैं तो बीच में जो ट्रांजिशन का स्टेट आएगा वो कैसे होगा। तो लेट्स सी हॉरिजॉन्टल कर्व्स को सबसे पहले।
ऑल्टरनेटिव द रोड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट सेक्शन, ये तो हमें पता है, स्ट्रेट सेक्शन भी आएंगे और जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, और फिर सर्कुलर कर्व्स भी आएंगी, इसके बगैर तो रोड बनती नहीं है। सर्कुलर कर्व्स आमतौर पे आपकी डिफाइंड बाय द रेडियस एंड द डिफ्लेक्शन एंगल, दोनों चीज़ों को देखना होता है। पहली चीज़ ये कि आपकी कर्व का रेडियस क्या है, दूसरा किस एंगल के ऊपर आप जो है वो उसको मूव करवा रहे हैं। The design of horizontal curve entails the determination of minimum radius। कर्व को डिजाइन करने के लिए आपको मिनिमम रेडियस चाहिए, और मिनिमम रेडियस आपका हमेशा बेस करेगा आपके अलाउबल स्पीड लिमिट के ऊपर कि आपको कितनी स्पीड लिमिट जो है वो अलाउ है। सेकेंडली आपकी कर्व लेंथ, हाउ मच इज द लेंथ ऑफ द कर्व एंड द ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग द व्यू ऑफ द ड्राइवर, ये सारी चीजें आपकी डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व पर डिपेंड करेगी। कर्व की लेंथ क्या रखती है, स्पीड क्या रखती है, और ऑब्जेक्ट अगर रास्ते में कोई आ रहा है तो मोड़ के ऊपर उसके जो ऑब्स्ट्रक्शन उसकी वजह से क्रिएट हुई है उससे ड्राइवर को नुकसान ना हो, वो कैसे इंश्योर करना है। एस्ट्रो के स्टैंडर्ड्स इस हवाले से है, चूंकि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल जिसको हम यूज करते हैं पेमेंट की मटेरियल की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी और पेमेंट डिजाइन के लिए भी, उसमें उन्होंने हर चीज़ जो है उसको डिफाइन किया हुआ है, और इंजीनियर इस चीज़ को इंश्योर कर रहा होता है कि आपकी रोड जो भी बनेगी वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल जिसमें भी आप कर रहे हो काम सेफ और कंफर्टेबल हो। अगर आपके हॉरिजॉन्टल कर्व की स्पीड ज़्यादा है और रेडियस स्मॉल है, वही बात के, तो फिर आप या तो अगर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि आपने स्पीड ज़्यादा रखते हुए कर्व का रेडियस थोड़ा रखा है, तो फिर सुपर एलिवेशन दे। अगर आप सुपर एलिवेशन नहीं दे रहे तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो सेफ्टी भी नहीं रहेगी, वो उसमें कोई भी इशू की स्टेप भी क्रिएट हो सकता है, आउट ऑफ द पाथ मूव कर सकती है, स्लिप हो सकती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सो सुपर एलिवेशन देने से आप इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल एक बड़ी क्लियर आपकी रेसिंग ट्रैक जो होता है, रेसिंग ट्रैक के अंदर क्या चीज़ होती है, तो जो आपके फिक्स रेसिंग ट्रैक बने होते हैं उसके अंदर आपकी कार रेसिंग कार्स काफ़ी स्पीड पे मूव कर रही होती है, और वो जब कर्व्स आती है तब भी वो स्पीड में ही होती है, लेकिन उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कि वो छोटे से कर्व के अंदर ही, आपकी कर्व का साइज बड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू अगर आप उसको मोटरवे पे ले जाए, तो उसके अंदर वो सुपर एलिवेशन दे देते हैं फुल। सुपर एलिवेशन की वजह से आपकी जो कार है उसको टर्न करने में इशू नहीं होता, और वो इजीली उसी स्पीड के ऊपर स्मॉल रेडियाई में भी मूव कर लेती है। लेकिन उस दर्जे की जो सुपर एलिवेशन है वो आपके नॉर्मल हाईवेज के ऊपर या ऐसे एरिया जहाँ पे आपकी कमर्शियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ पे आप नहीं दे सकते, वहाँ पे फिर आपकी चीज़ों को देखना पड़ता है। आखिरी पॉइंट जो इसका है कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिंग कर रहा है व्यू को किसी कॉर्नर से या टॉप साइड से, तो उस चीज़ का एक्यूरेट हिसाब किताब लगाना भी बड़ा ज़रूरी है कि आपका ड्राइवर स्टॉप कर सके गाड़ी को किसी एक्सीडेंट से किसी चीज़ से बचाने के लिए। और जटिल का पहले मैं आपको दिखाया तो कि हमारे कंपोनेंट्स क्या है, तो उसके बाद फिर ये हम चीज़ थोड़ी सी वापस आके डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली अगर आप बात करें तो ये पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं कर्व को, और यहाँ पे एंड होगी। किस तरह है ये कि आपके दो पॉइंट है लाइक दिस, ये दो पॉइंट है, आपने इस पॉइंट को इससे मिलाना है, सो डेफिनेटली यू हैव टू गिव द कर्व जो आप गाड़ी मोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको आप कहते हैं पॉइंट ऑफ कर्वेचर, जहाँ से आपकी जो है वो कर्व स्टार्ट होती है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कर्वेचर पीसी। फिर पीटी पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहलाती है, जहाँ पे आपकी कर्व में जाके एंड हो रहा होता है। और वो दो लाइन इमेजिनरी लाइन जिसको आप कहते हैं कि जिनके बीच में आपने रोड बनाई है, जो ये वाली चल रही है, जो आपकी रोड की ओरिजिनल लाइन थी, ठीक है, जो रोड पहले आ रही थी उसको आपने इस तरफ से एक्सटेंड किया, जिस दूसरी रोड आ रही थी उसको इधर से एक्सटेंड किया, तो ये पॉइंट जहाँ पे आके मिलेंगे दिस इज कॉल्ड पीआई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये उन दोनों कर्व्स के जो टेंजेंट्स है या आपके दोनों पॉइंट्स जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रही थी उन दो को अगर आप एक्सटेंड करें तो ये पीआई जाके इमेजिनरी पॉइंट बनता है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो दिस इज आर विच इज रेडियाई, दिस इज द डिफ्लेक्शन एंगल, आपका वो एंगल
जो आपकी कर्व के सेंटर से, ये डेल्टा आपकी दोनों पॉइंट के बीच पे होगा, दोनों कर्व के बीच पे, जहां से आपकी कर्व स्टार्ट हुई है पॉइंट ऑफ कर्वेचर से लेकर पॉइंट ऑफ टेंजेंट तक, इसके बीच में जो एंगल है दैट इज डेल्टा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने आपको बता दिया। आफ्टर दैट दिस इज आवर रेडियाई। फिर उन पॉइंट्स के बीच में अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लगाए, जैसे हम सर्कल के दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी लाइन लगाते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। कॉर्ड कहते हैं ना उसको। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए आप, तो वो जो लाइन बनेगी दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। तो सी इज द कॉर्ड लेंथ। ठीक हो गया? सी दिस इज द कॉर्ड लेंथ। ओके, नाउ जो आपकी कर्व बन रही है, जो कर्व का अपनी लेंथ होगी, ये अपनी कर्व है कितनी टोटल, दिस वुड बी कॉल्ड एल। दिस इज द कर्व लेंथ। ठीक हो गया? कर्व लेंथ से लेके आपके जो कॉर्ड लेंथ है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, यानी कि अभी दोनों का डिस्टेंस देखे ना, यही था कि आप अगर पॉइंट्स को ना मिलाते, फॉर एग्जांपल आप पीसी और पीटी को आप उसमें सीधा कॉर्ड से मिला रहे हैं, वो मिलाने के बजाय आपने कर्व बनाई, तो ये डिस्टेंस ही डिसाइड करेगा कि आपकी कर्व कितनी स्मूथ होगी। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी कर्व आपकी लेंथ भी इस पे इजाफा होता रहेगा। ठीक है जी? सो दिस इज कॉल्ड एम। एम फॉर द मिडल ऑर्डिनेट from the middle point of the chord to the middle point of the curve। मैं थोड़ा सा पीछे बताया तो फिर मिक्सअप हो जाएगा, वरना जो मैंने सबसे पहले आपको बताया डेल्टा, दिस इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द कर्व। ठीक हो गया? ये डिग्रीज में होता है दोनों कर्व्स के बीच पे। पीसी पॉइंट ऑफ कर्व, जहां से कर्व स्टार्ट हो रही है। पीआई पॉइंट ऑफ टेंजेंट इंटरसेक्शन, जहां पे दोनों कर्व्स के टेंजेंट मिल रहे हैं। पीटी इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, जहां पे आके आपकी कर्व खत्म हो रही है। एफ एस अभी तक आया नहीं है, ये आगे चल के आएगा। हम साइड फ्रिक्शन के लिए जो कोफिशिएंट होता है, जब आपकी कार मूव करती है किसी कर्व के अंदर, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन का एंगल होता है, लाइक मैंने आपको बताया कि सुपर एलिवेशन देनी पड़ती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर खींच रही होती है। तो उस चीज को दायरे से, या सर्कुलर बॉडी जब एक मूव कर रही होती है, उसको उस पे गाड़ी को अगर आप रोड पे रखता है, तो फिर आपकी जो टायर्स की फ्रिक्शन है रोड के साथ, वो काफी मैटर करती है कि आपकी गाड़ी स्लिप होकर बाहर ना निकल जाए रोड से। सो दिस इज एफ एस। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन। जो आपकी गाड़ी को साइड की तरफ से फ्रिक्शन ऑफर हो रही है, ये उसका कोफिशिएंट है। टी मैंने बता दिया, आपकी टेंजेंट लेंथ। 2 मिनट। दिस इज आपके पीसी से लेकर पीआई तक, पॉइंट ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, दिस इज द टेंजेंट लेंथ टी। ये ओवरऑल आपका टेंजेंट बना की तरह। फिर जो है ओके, एम का मैं बता चुका हूं, मिडल पॉइंट इस पर। मिडल पॉइंट आपके दोनों जो कॉर्ड है एट द लेंथ ऑफ द, आपकी जो कर्वेचर है इसके बीच में जो कहीं पे भी आप लेंथ निकालना चाहिए, दैट इज बी एम। E is the external distance। आपके PI पॉइंट ऑफ टेंजेंट इंटरसेक्शन से या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर आपकी कर्व के ऊपर जो लगेगा, दैट वुड बी E एक्सटर्नल। लेंथ ऑफ द कर्व L मैं बता चुका हूँ पहले आपको कि ओवरऑल लेंथ है कितनी। Then we have the degree of curvature, the angle subtended by 100 feet arc along the horizontal curve। तो इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। इस पिक्चर में डी नहीं है। डी आपका बेसिकली आप जब कर्व डिजाइन कर रहे होते हैं, तो हम कर्व के हर एक पाथ को 100 फीट के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। लाइक ये कर्व है, ये कर्व अगर 1,000 फीट की है, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ द कर्व है पी टी से लेकर पी सी तक 1,000 फीट, तो मैं 10-10 फीट के ऊपर अगर एक इंटरवल बना लूँ, सॉरी 10-10 कह रहा हूँ, 100 फीट के इंटरवल्स बना लूँ, लाइक ये 100 फीट है, ये भी 100 फीट है, ये भी 100 फीट है, तो इसके साथ जो मेरा एंगल बन रहा है, दिस एंगल विल बी डी। ये एंगल जितने भी आपके आके कर्व के साथ बनेंगे, ये एंगल आपके डी कहलाएंगे फॉर एवरी 100 फीट ऑफ द कर्व, क्योंकि ये एंगल कर्व के साथ साथ बदल रहे हैं आपस में। सो दिस इज द डिग्री ऑफ कर्वेचर, एंगल सबटेंडेड बाय 100 फीट आर्क अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक हो गया?
सी आपकी कॉर्ड लेंथ है, वो आई थिंक अब पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस वन, लेट मी मूव दिस ऑन द स्लाइड। सी दिस वन, कॉर्ड लेंथ, दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर कॉर्ड लगाए आप, जैसे कि आप सर्कल में लगाते हैं, एंड वी यू इज द व्हीकल स्पीड, आगे चल के भी आएगी। ओके, जब आपने मेजरमेंट करनी है किसी भी कर्व की, बिग इंजीनियर आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। कहीं पे रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कहीं पे लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कहीं पे डिग्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें करने के लिए कुछ फार्मूलाज है। डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे, मैं आपको सिंपल फार्मूलाज दिखाऊंगा, वो आपको याद करने पड़ेंगे डेफिनेटली। अगर तो ऑनलाइन सिस्टम हुआ तो फिर याद नहीं करने पड़ेंगे, अगर और कैंपस हो तो फिर यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। ये कर्व्स आपको याद करनी पड़ती है, क्या भी यूटिलाइज करनी होती है, अदरवाइज ये आप ऐड भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा छोड़ी है। हमारे पास अब इस पे 5-6 कर्व्स है, डिफरेंट कर्व्स। अगर आप इसको बारी बारी डिजाइन करें तो चलिए स्टार्ट से कर लेते हैं। ओके, अगर आपने इसके अंदर एम फाइंड आउट करना है, जो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस है दोनों आपके कर्व और कॉर्ड के बीच में, तो उसके अंदर आप रेडियस आपको चाहिए होगा, डेल्टा डिफ्लेक्शन एंगल चाहिए होगा, दो चीजें। ठीक है, अगर ई यूज करना है, ई आपके कर्व और जो पी आई था उसके बीच में जो डिस्टेंस था वो करना है, तो अगेन आपको रेडियस और डेल्टा ही चाहिए होगा। अगर आपने डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड करना है, जो मैंने आपको बताया था, डिग्री ऑफ कर्वेचर, हर 100 फीट के लिए आपका क्या एंगल होगा, डिग्री ऑफ कर्वेचर डी, उसके लिए आपके पास फार्मूला यहाँ पर ये गिवन है, 100 इंटू 100 बाई 180 बाई पाई आर। और नॉर्मली जो हम इसको या तो ये एंगल यूज कर सकते हैं 5729.5 डिवाइड बाई आर, या अगर आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करें तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। इसके अलावा लेंथ ऑफ कर्व और रेडियस और डेल्टा के लिए, अगर आपको लेंथ ऑफ कर्व चाहिए उसके लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको टी चाहिए, टेंजेंट, आपका वो पॉइंट जो पी सी से लेकर पॉइंट ऑफ कर्वेचर से लेकर पी आई तक था, जिसको मैं टेंजेंट लेंथ कहा था, अगर वो फाइंड आउट करिए तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये है। तो यू हैव टू नो कि आपके पास हर एक चीज के लिए कौन कौन से फार्मूले हैं। एम का फार्मूला है, यू हैव ई, डी, टेंजेंट लेंथ, लेंथ ऑफ द कर्व, सी कॉर्ड लेंथ, ये सब चीजें इनके फार्मूलाज हैं। साइड डिस्टेंस के लिए भी फार्मूला है। तो ये फार्मूलाज बेसिकली डेरिवेशन हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें इसकी सिर्फ यूजेज जानी चाहिए कि अगर आपको ये क्वांटिटी निकालनी है तो उसके लिए आपके पास दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए। इफ़ यू हैव द रेडियस तो आप उससे लेंथ कैसे निकालेंगे, अगर आपको सी चाहिए तो उसके लिए आपको आर नहीं है तो आर कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इंटररिलेटेड से फार्मूले। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेंथ चाहिए, लेंथ आपको दे दी गई ये आर नहीं है, तो उसके लिए आप मे भी आपको जो है ये फार्मूला यूज करना पड़ जाए। ठीक है, वो चीजें हम देख लेते हैं। ओके, रेडियन एंड डिग्री का तो आपको पता ही होगा, रेडियन में से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आप क्या करते हैं आमतौर पे। रेडियन होता क्या है, आपकी 180 डिग्री जो है अगर आप उसको पाई में डिवाइड कर दें तो आपके जो आंसर है वो रेडियन से डिग्री में आ जाता है। या पूरे जो सर्कल है पाई उसको 1/80 पे करें तो 1 रेडियन आपका इस तरह करके बन जाता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल कर्व की कोई एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये क्वेश्चन आता है जो कि हॉरिजॉन्टल कर्व से रिलेटेड है, तो हाउ यू विल सॉल्व इट। डिफ्लेक्शन एंगल आपके पास है 55 डिग्री 25 मिनट्स और 4 डिग्री कर्व। ठीक है, ये डिफरेंट है दोनों से, देखिएगा डिफ्लेक्शन एंगल ये है, 4 डिग्री कर्व इज समथिंग एल्स, इसको ये नहीं समझ लेना। पी आई आपके पास गिवन है, ये चिन्ह के अंदर होता है आमतौर पे, पी आई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और चाह ये रहे हैं कि आपने लेंथ फाइंड करनी है कर्व की, सबसे पहले लेंथ ऑफ द कर्व एल, ठीक है, टी टेंजेंट लेंथ, और पॉइंट ऑफ टेंजेंट पी टी जो आपका एंडिंग पॉइंट है कर्व का। ये तीन चीजें अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो आप इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो लेट मी रिमूव दिस पहले। ओके जी, सो डेल्टा जो डिफ्लेक्शन एंगल हमारे पास है दैट इज 4,
डी डिग्री ऑफ कर्वेचर, जो कि हर 100 फीट के लिए हमारे पास होता है, दैट इज 4 डिग्री। इससे जो है आप आगे अगर फार्मूला इस्तेमाल करना चाहें फॉर द रेडियस, तो सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला अवेलेबल है डी और आर के लिए, जिसमें से आप इजीली रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कर्व का रेडियस मिल गया, दैट इज 1432 फीट। अब आपके पास तीन चीजें हैं, डी, डेल्टा एंड आर। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली जो है वो ये फार्मूला चाहिए था, तो हमने पहले भी देखा था, पाई आर डेल्टा बाय 180। ये पिछली स्लाइड में हम देख के आए हैं कि लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करनी हो तो उसके लिए आपको रेडियस और डेल्टा चाहिए। डेल्टा हमें पहले से पता था, डी पता था, हमने सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट कर लिया और इस इक्वेशन से हम लेंथ ऑफ कर्व भी फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, अब लेंथ ऑफ कर्व के बाद हमें आगे टी फाइंड आउट करना है और टी फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या होगा, अब हमारे पास जो नोन है वो डी, डेल्टा, रेडियस एंड लेंथ, ये चार नोन है। सॉरी, तो टी के लिए फार्मूला अगेन आर टेन डेल्टा टू, यहाँ से आपके पास टेंजेंट लेंथ आ गई और ये आपका जो ओवरऑल फार्मूला था, जितनी चीजें हमें चाहिए थी वो सारी सारी इसके अंदर अवेलेबल हो गई है। इसके बाद जो हमारे पास कर्व्स की टाइप्स हैं डिफरेंट, वो टाइप्स आपने डिस्कस करनी है बारी बारी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क कि आप लोगों को कर्व्स के बारे में कितना याद है, ताकि उस हिसाब से फिर अगर ज़्यादा पता है तो हम उस हिसाब से पढ़े और फिर फुल डिटेल में जाते हैं। तो मुझे ये बता दें, कर्व्स जो आपने सर्वे में पढ़ी थी उसमें से कुछ याद है? जी, एनीवन? सर हमने सिर्फ लैब पोर्शन में वो एक डीएचए में जहाँ तक डिजाइन की थी सर, बस। नहीं, वो तो डिजाइन है, लेकिन जो थ्योरी होती है सर्वे वन सर्वे टू की, सर्वे वन होती है सर्वे टू में, उसमें कर्व्स का सेक्शन पूरा पोर्शन है, वो नहीं पढ़ा? टैग वर्टिकल कर्व, क्रॉस वर्टिकल कर्व, तो वर्टिकल की। वही बता रहा हूँ सर, हमने थ्योरी में इतना उसका पढ़ा ही नहीं सर, लेक्चर। ओके, का मतलब है कि चले ठीक है, no issue। आई थॉट के उतना आप लोग आइडिया होगा, लेकिन चले ठीक है, ओके जी, नो इशू। कर्व्स के अंदर जो आप में से किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर लें, डिस्टॉर्शन आ रही है। सर बकर है सर। अब तो अगर आप काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें या मैं कर देता हूँ। ओके, बकर से कोई कांटेक्ट कर लें, ये मुझसे तो म्यूट नहीं हो रहे, डिस्टॉर्शन आ रही है मुझे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। कर्व्स के अंदर हमारे पास 5-6 किस्म की कर्व्स हैं, तो उनमें से हम कुछ देखेंगे, सिंपल, ब्रोकन बैक, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, स्पाइरल, तो ये सारी आती हैं। इसके आगे मैंने पूरी डिटेल दी हुई है, तो आगे चल के देख लेते हैं। स्पाइरल, सबसे पहले हमारे पास सिंपल सर्कुलर कर्व है। सिंपल सर्कुलर कर्व जो नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई एक कर्व जिसका सिंपल वन रेडियाई हो, सिंगल रेडियस हो, उस कर्व को हम सिंपल कर्व कहते हैं। एक कर्व जो आपकी एक, जिसमें मैंने अभी एग्जाम्पल में करवाई कि उसका एक फिक्स रेडियस है और फिक्स लेंथ है, इस तरह की कर्व को हम सिंपल कर्व कहते हैं। काइंडली टर्न ऑफ योर माइक। इनका किसी और राब्ता हो रहा है इनसे कि नहीं? अबू बकर? सर मैसेज तो किया उसको। एक तो मेरी डिस्टॉर्शन आ रही है उस वजह से, चलो ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपकी सिंपल सर्कुलर कर्व है पहली चीज। इसके अंदर आपने कर्व स्पाइरल है वो हो या ना हो, लेकिन
सबसे जो सिंपल कर्व आप डिजाइन करते हैं वो होती है एक सिंगल रेडियस वाली कर्व है। आपका रेडियस भी फिक्स है, आपकी लेंथ उसके हिसाब से फिक्स ही निकलेगी, इसमें कहीं पे रास्ते में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा हो। ब्रोकन बैक कर्व जैसे कि आपको इसमें नजर आ रहा है कि आपके डिफरेंट सेक्शन है रोड के, इसके बीच में आपकी दो किस्म की कर्व्स आ रही है। ठीक है, तो ब्रोकन बैक कर्व को इस तरह से यूटिलाइज किया जाता है कि दो कर्व्स आपकी होती हैं सीरीज के अंदर, टू कर्व्स सेम डायरेक्शन। ठीक है, आमतौर पे इसको अवॉइड किया जाता है कि एक ही जगह पे दो कर्व देने के बजाय व्हाई नॉट गो फॉर वन कर्व। तो ये चीज इसलिए आमतौर पे ब्रोकन बैक कर्व को जो है वो छोड़ा जाता है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे वही कर्व आगे चल के फिर आ रही है सेम डायरेक्शन में, देन व्हाई डोंट यू जॉइन दिस। अगर आप इसको ज्वाइन करके सिंपल कर्व बना ले तो एक रेडियस के साथ बन जाएगी। यहाँ पे ये दो कर्व्स हैं लेकिन काम एक ही है। कंपाउंड कर्व के अंदर एक से ज्यादा रेडियस वाली कर्व्स होती हैं, यानी कि दो डिफरेंट कर्व्स को आप मिला लें तो वो भी आपकी कंपाउंड कर्व बन सकती है, लाइक दिस। अगर आप इसको देखें पिक्चर को पहले, फिर हम वापस आएंगे। आपकी स्ट्रेट रोड आ रही है, आपने स्ट्रेट रोड को इस स्ट्रेट रोड से मिलाना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक वन कर्व, कुछ साइड रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ हो सकता है या स्पीड लिमिट्स हो सकती हैं, कोई मसला हो सकता है, उसकी वजह से आपने दो डिफरेंट कर्व्स को मिलाया। पहला जो कर्व है उसका रेडियस आप देखें, उसकी लेंथ देखें, उसका रेडियस ज्यादा होगा। दूसरा उसके बाद शार्प है थोड़ा सारा, उसका रेडियस और लेंथ दोनों ही कम है। तो व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर्व्स, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड कर्व। ठीक है जी, so consist of two or more curves usually circular in succession. Compound curves are used to fit horizontal curves to very specific alignment needs. Very specific alignment needs से मतलब ही यहाँ पर ये है कि आप ने पर्टिकुलर किसी एरिया में इसको यूज करना है जहाँ पे आपके पास साइड रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, और यहाँ पे आपको इशू है। जिस तरह मिसाल के तौर पे सर्वे कह रहा हूँ, मोटरवे के ऊपर आपके इंटरचेंज रैप्स आते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि स्पीड कम करनी पड़ती है, रोड से उतरना पड़ता है। तो एक आपकी बड़ी कर्व चल रही होती है, साथ ही पे छोटी कर्व आ जाती है, तो वहां पे ये चीजें हो सकती हैं। डिफिकल्ट टोपोग्राफी हो, आप नेचुरली कोई ऐसे इशू जिसको आप नहीं चला सकते तब भी है, और आपको एक बड़े रेडियाई से छोटे रेडियाई की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन इसमें इस चीज का ख्याल करना है कि जो आपका लार्ज रेडियाई है वो इस छोटे रेडियाई के 1.5 से कम हो, इतना ज्यादा ना हो कि बिल्कुल ही फुल फर्क आ जाए। इस चीज को इंश्योर करना होता है कि जो लार्ज रेडियाई वाली कर्व है वो 1.5 से ज्यादा ना हो स्मॉल रेडियाई की कर्व, उससे रेडियस से। थर्ड वन इज द रिवर्स कर्व। आमतौर पे ये चीज आपने बड़ी नॉर्मली देखी होगी, एक कर्व खत्म होती है साथ ही दूसरी कर्व शुरू हो जाती है। ये कर्व आमतौर पे हमें हिली एरियाज के अंदर देखने को बहुत ज्यादा मिलती है, और इसमें गाड़ी ड्राइव करते हुए आपको खुद भी थोड़ा सा इशू होता है कि पहले आपको स्टीयरिंग लेफ्ट पे करनी पड़ती है, फिर थोड़ी देर एकदम राइट पे करनी पड़ती है, और अगर वो रोड बीच में मीडियन ना हो तो इसमें इशू ये होता है कि कभी कभार सामने से ट्रैफिक घूमते हुए आपके सामने आ जाती है आपकी लाइन के ऊपर। तो इस रिवर्स कर्व को भी आमतौर पे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे लाइक हिली एरियाज है वहां पे मजबूरी है तो फिर यू कैन गो फॉर इट। टू कंसेक्टिव कर्व्स होती हैं, लेकिन रेडियाई भी बेशक सेम हो सकता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका रेडियाई इस तरफ, इसका इस तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और एकदम आपकी लेटिंग शिफ्ट होती है अलाइनमेंट की, यानी कि लेफ्ट एंड राइट। जी कोई पूछना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ वही कलर कार वाली एग्जांपल। जी एग्जैक्टली, कलर हाल में इश्यूज हैं, ये तो आपको हर हाईवे के ऊपर आपको हर जगह पे ही मिलेंगे। और जो मैंने शुरू में दिखाया था एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये वाला जो मैंने टाइटल बनाया हुआ,